अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांगीर अहमद। अभी तक हमने थर्मोडायनामिक्स के 3 लेक्चर आपके सामने लाए हैं। आई होप कि आप लोगों ने उन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा। आज हमारा 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। अभी भी हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। आइए कोशिश करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में और बेसिक चीज़ों को समझने की। पिछली बार मैंने आपको बताया था हीट और वर्क का कंसेप्ट। आप फिर से दोबारा सुन लीजिए उस बात को जो मैं रिपीट कर रहा था उस टाइम, कि हीट और वर्क जो है, दे आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट एंड वर्क आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड दे आर नॉट एनर्जी देमसेल्व्स। वो खुद एनर्जी नहीं है। आप फिर से समझ लीजिए उस चीज़ को कि मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हीट एंड वर्क आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और वो खुद एनर्जी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता होगा, सर फिर हीट क्या है? हीट मैंने बताया बस एक जरिया है एनर्जी ट्रांसफर करने का, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सर फिर हीट की वजह से कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप बच्चे इस बात को नोट कर लीजिए, हीट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। फिर से सुनो मेरी बात, हीट की वजह से, बाय द मोड ऑफ हीट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। इस बात को आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये बात है कि सर वर्क और हीट में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद मुझे जाना है आपको समझाने के लिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन वर्क और हीट के बारे में थोड़ी सी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चे, आप इस बात को समझ लीजिए। देखो मैं यहां पे लिखूंगा हीट और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं वर्क। हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू के जरिए, बाय सिंबल क्यू, एंड इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। देखो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। सपोज हमारे पास सिस्टम ए है और यहां पर सिस्टम बी है। सिस्टम ए और सिस्टम बी। देखो सिस्टम ए जो है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स। सपोज यहां का टेम्परेचर ज्यादा है। मान लीजिए यहां का टेम्परेचर है, ये हॉट गैस है, आप ऐसे समझ लीजिए दिस इज हॉट गैस, हॉट गैस। और बाहर कूल गैस पड़ा है। इसके सराउंडिंग में ये सिस्टम है और बाहर इसके सराउंडिंग में कूल गैस पड़ा है और बीच में ये बाउंड्री है। तो यहां पर आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यहां पर बाहर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उनका टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू द गैस प्रेजेंट इन द सिस्टम। बीच में एक दीवार खड़ी है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज बाउंड्री, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं। आप समझ लीजिए, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो देख लीजिए आप, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है इनके अंदर टेम्परेचर की वजह से, इनके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। समझ लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर से सुनो, टेम्परेचर ज्यादा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और इस बात को समझ लीजिए, टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इनकी जो मोशन है, मोशन वो ज्यादा होगी, थर्मल मोशन। वो मोशन रैंडमनेस उसमें होगा, कहीं पे मोशन इस जगह, कहीं ऐसे मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, कभी ऐसे 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 घूमेंगे गैस मॉलिक्यूल्स, कभी ऐसे घूमेंगे। और कहीं ना कहीं पे कोई गैस मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑफ सराउंडिंग आएगा। समझ लीजिए आप इस बात को। यहां पर गैस मॉलिक्यूल, जो इस सिस्टम का गैस मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर थर्मल एनर्जी है, जो टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस दिखा रहा है, इधर उधर डिसऑर्डर्ड मोशन में है, कहीं ना कहीं वो इस मॉलिक्यूल, सराउंडिंग के मॉलिक्यूल, इस कूल गैस मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा। जब वो यहां कांटेक्ट में आएगा
तो वो अपनी एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। अब देखो इन मॉलिक्यूल्स के बीच भी, अब यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल फिर इधर अंदर ट्रांसफर करेगा, ये यहां पे, और देखो यहां पर ये मॉलिक्यूल जब इधर ट्रांसफर एनर्जी करेंगे यहां पर, तो इनके अंदर भी रैंडमनेस बढ़ेगी, तो रैंडमनेस बढ़ेगी इनके अंदर। अब देखो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, यहां पे टेम्परेचर कम था। देखो अब यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हुई है, जिस मोड से, जिस जरिए, जिसकी वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बच्चे उसको हम नाम बोलते हैं हीट। और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। और हमेशा जो हीट होती है वो हमेशा डिसऑर्डरनेस क्रिएट करती है। हीट क्रिएट्स ऑलवेज डिसऑर्डरनेस, ये बात आप समझ लीजिए। हीट क्रिएट्स ऑलवेज डिसऑर्डरनेस, क्योंकि यहां पर रैंडमनेस बढ़ गई है। गैस मॉलिक्यूल कहीं ऐसे भाग रहे, कहीं पे ऐसे भाग रहे, क्योंकि उनके अंदर जो है ऑर्डर्ड एनर्जी नहीं आई है, ऑर्डर्ड फैशन वाली एनर्जी नहीं आई है, बिकॉज ऑफ बाय द मोड ऑफ हीट। तो डिसऑर्डर्डनेस उनमें बढ़ गई है, डिसऑर्डर्ड फैशन ऑफ एनर्जी उनके अंदर आ गई है। ये आप समझ लीजिए। हीट की वजह से ऑर्डरनेस नहीं बढ़ती है, हीट की वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, हीट की वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। और थर्मोडायनामिक्स में डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। चेंज थर्मोडायनामिक्स में बोलते हैं डिसऑर्डरनेस मींस डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। तो आप इस बात को यहां पर समझ लीजिए, हीट की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि हीट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ना मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखो ये हीट की वजह से, हीट क्या है, हीट ट्रांसफर करता है डिसऑर्डर्ड एनर्जी, हीट ट्रांसफर करता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम डिसऑर्डर्ड एनर्जी, कोई ऑर्डर वाली एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। अब देख लीजिए आप यहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो यहां पर क्या मसला है, यहां पर आप मान लीजिए एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन अंदर गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। देखो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, गैस मॉलिक्यूल्स है अंदर। तो देख लीजिए हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया है, देखो इसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया है, इसके ऊपर हमने मान लीजिए प्रेशर लगाया है, और प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन ही नीचे आएगा, मान लीजिए ये यहां तक आ गया, और जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग गया है। तो यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए हैं, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जब हमने ऊपर से इसके ऊपर कोई मास रखा है, कोई वजन हमने पिस्टन इसके ऊपर रखा है, इस सिलेंडर के ऊपर, तो पिस्टन नीचे आया है, नीचे आने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसे मोड को, जिस मोड से ऑर्डर्ड फैशन में एनर्जी ट्रांसफर होगी, सुनो फिर से मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे मोड से, जिस मोड से ऑर्डर्ड फैशन वाली एनर्जी ट्रांसफर होगी, उस मोड को बच्चे हम नाम बोलते हैं वर्क। तो अगर आपसे कहा जाएगा वर्क और हीट में क्या फर्क है, तो आप ये कहोगे दीज बोथ ऑफ देम आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट भी है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वर्क भी है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन बात को समझो, हीट से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट करती है, वो रैंडमनेस क्रिएट करती है, वो एंट्रोपी को बढ़ाती है। लेकिन यहां पर इस बात को समझ लीजिए, वर्क के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट नहीं करती है, वो क्या करती है, वो एक ऑर्डर्ड वे में जाती है। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एक आया है एक बार IIT JEE में, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास दो सिस्टम है,
एक सिस्टम जो है, मान लीजिए सिस्टम ए है, दिस इज सिस्टम ए, और दूसरा सिस्टम हमारा है, इसको आप मान लीजिए सिस्टम बी। सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों, ये एक अलग सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, आप इसको समझ लीजिए। देखो सिस्टम ए में जो है, हमने हीट की फॉर्म में, हीट के थ्रू हमने इसके अंदर 50 जूल्स एनर्जी इस सिस्टम ए के अंदर भेजे है। मतलब हीट के थ्रू हमने 50 जूल्स ऑफ एनर्जी इसके अंदर भेजे है, और यहां पर है गैस मॉलिक्यूल्स। सिस्टम के अंदर क्या है बच्चे? गैस मॉलिक्यूल्स। सिस्टम ए के अंदर है गैस मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से ये जो सिस्टम बी है, इसके अंदर भी है गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन सिस्टम बी में हमने वर्क के थ्रू, बाय द मोड ऑफ वर्क के थ्रू हमने इसके अंदर भेजे है 50 जूल सेम क्वांटिटी की एनर्जी। जितने हमने हीट के थ्रू इसके अंदर भेजे है एनर्जी, इसी तरह से हमने वर्क के थ्रू इसके अंदर भेजी है एनर्जी, वर्क के थ्रू। इस बात को समझ लीजिए। अब क्वेश्चन क्या आया था, नीचे देखो। पहला ऑप्शन का ऑप्शन ये था कि बताओ इन दोनों में से रैंडमनेस किस सिस्टम में ज्यादा होगी, यानी एंट्रोपी किस सिस्टम में ज्यादा होगी। आगे जाकर हमें पढ़ना है इंशाल्लाह अच्छी तरीके से एंट्रोपी के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको यहां पे थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। किसी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी रैंडमनेस है, कितनी हड़बड़ाहट है, ये वो हड़बड़ाहट जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कितनी हड़बड़ाहट है, उसको बच्चे हम नाम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज एक्चुअली डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम। किसी सिस्टम में कितनी एंट्रोपी मतलब होता है उसमें डिसऑर्डरनेस कितनी है, कितना इसमें हड़बड़ाहट है, इधर उधर कितने ऐसे वैसे, मतलब एक ऑर्डर फैशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। देखो अब बच्चे, क्वेश्चन ये है कि बताओ इन दोनों में से सिस्टम ए, पहला ऑप्शन ये था, इन दोनों में से जब हमने यहां पर हीट के थ्रू एनर्जी भेजी है 50 जूल्स और वर्क के थ्रू भेजी है एनर्जी 50 जूल्स बाय द मोड ऑफ हीट एंड बाय द मोड ऑफ वर्क। पहला सवाल ये है कि बताओ एंट्रोपी ऑफ ए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंट्रोपी ऑफ बी सिस्टम। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, यानी डिसऑर्डरनेस ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, या एंट्रोपी ऑफ ए कम होगी एज कंपेयर टू एंट्रोपी ऑफ बी, ये वाला दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, या एंट्रोपी ऑफ ए बराबर है एंट्रोपी ऑफ बी, यानी डिसऑर्डरनेस जितनी ए में है उतनी ही डिसऑर्डरनेस बी में होगी। चौथा ऑप्शन, या कांट बी सेड एनीथिंग, या हम कुछ भी नहीं कह सकते। इन चारों में से एंट्रोपी, ये चारों ऑप्शंस है यहां पे दिए गए हैं। बताओ एंट्रोपी ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी, या सॉरी एंट्रोपी ये वाला ऑप्शन आएगा, या ए में ऑप्शन ए में एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, और ए में कम एंट्रोपी होगी एज कंपेयर टू बी, और दोनों में बराबर होगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैंने आपको यही बताया यहां पर डिफरेंस, थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था कि जो हीट है, हीट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट करती है। डिसऑर्डरनेस वो क्या करती है? वो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस क्रिएट करती है। तो बताओ खुद ही यहां पर हीट की फॉर्म में, सॉरी हीट के थ्रू कौन सी एनर्जी यहां पे जा रही है, सिस्टम ए में या सिस्टम बी में? तो बताओ सिस्टम ए में यहां पे हीट के थ्रू एनर्जी जा रही है। तो बताओ जब यहां पर हीट के थ्रू एनर्जी जा रही है, क्यों हीट के थ्रू एनर्जी जा रही है, तो यहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगी, इधर उधर हड़बड़ाहट ज्यादा होगी, इधर घूमेंगे, कभी इधर घूमेंगे, कभी उधर घूमेंगे, कभी इधर घूमेंगे। तो मतलब यहां पर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी, सिस्टम ए में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी। डिसऑर्डरनेस मतलब रैंडमनेस ज्यादा होगी। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो बताओ एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, बिकॉज एंट्रोपी इज एक्चुअली डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इस बात को अच्छे से समझो। लेकिन यहां पर किसकी फॉर्म में जा रही है एनर्जी, सॉरी किस मोड थ्रू एनर्जी जा रही है? वर्क के थ्रू। लेकिन वर्क के थ्रू जो एनर्जी जा रही है वो जा रही है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास ऑर्डर में वो एनर्जी जा रही है।
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो एनर्जी जा रही है, तो हम यहां पे कह सकते हैं यहां पे एंट्रोपी क्या होगी, यहां पे डिसऑर्डरनेस कम होगी, कम होगी, रैंडमनेस कम होगी। रैंडमनेस जब कम होगी तो हम यहां पे कह सकते हैं इसकी एंट्रोपी भी कम होगी। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है एस ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वी शुड नोट दिस कि हीट की वजह से रैंडमनेस बढ़ती है, लेकिन वर्क की फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ाती है, बढ़ाती भी होगी लेकिन एज कंपेयर टू हीट नहीं बढ़ाती है, वो एक ऑर्डर फैशन में जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT JEE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सर कंसेप्ट को समझना है, जब हम खुद कंसेप्ट को समझेंगे तब भी जाकर हम कुछ ना कुछ आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लीजिए, तो यही वजह है, यही आप देख लीजिए यहां पे। इसीलिए जब हम कभी एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं सिस्टम में जब एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम, तो वहां पर हम हीट को लेते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो बताओ यहां पर हम हीट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हीट ही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है। तो हम जब एंट्रोपी चेंज कहीं पे देखते हैं तो हम वहां पे कौन इक्वेशन में क्या लेते हैं, हीट ही लेते हैं। आपको समझ आया? तब हम हीट ही लेते हैं बिकॉज हीट ही वो है जो रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है। अभी देख लीजिए, अब हमने ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कंसेप्ट रिगार्डिंग हीट एंड वर्क, आगे जाकर हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी बेसिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको सीखने हैं अच्छे से। तो यहां पर मैं आपको फिलहाल वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स सम बेसिक कंसेप्ट्स अगेन ऑफ रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स। यहां पर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, आई विल टॉक अबाउट द वेरियस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो उनमें से जो मेन दो प्रॉपर्टीज आपको समझनी है जिनका आगे हमें बहुत यूज होगा, पहले उनको समझना है अच्छे से, वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सवाल पैदा होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ये क्या होते हैं, व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे प्रॉपर्टीज है जो बल्क सिस्टम के साथ, जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद bulk quantity of matter. Those properties that are associated with bulk quantity of matter are called as macroscopic properties. तो यहां पर मैं लिखूंगा ये जो है associated with bulk, बहुत ज्यादा, with bulk quantity of matter, bulk quantity of matter, मैटर की ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ये अटैच होंगे, बल्क क्वांटिटी, ये प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए दो इंपॉर्टेंट होती है, दो, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनको हमें अच्छे से समझना है एंड उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से आज एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक प्रॉपर्टी जो है इनमें से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में से जो बल्क प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, एक को बच्चे हम नाम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, एक को हम बोलते हैं नाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरे को बच्चे हम नाम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको हम बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। फिर से बोल रहा हूं मैं, दोज प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, उन प्रॉपर्टीज को बच्चे हम नाम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पर मैं लिखूंगा दोज प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज
दैट डिपेंड, जो डिपेंड करती है किस पे, अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी, क्वांटिटी मिकदार, मिकदार, मादे की मिकदार पे जो खसाइल डिपेंड करते हैं उनको हम बच्चे बोलते हैं नाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैटर की क्वांटिटी पे जो डिपेंड करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, प्रेजेंट इन ए सिस्टम, प्रेजेंट इन ए सिस्टम आर कॉल्ड एज, और कॉल्ड सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उनको हम नाम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी हम इनकी एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए बाद में एग्जाम्पल देंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़ी सी यहां पर एग्जाम्पल दे, फिर समझाऊंगा मैं। जैसे कि मास होता है, मास, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, या गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सारी जो है दीज आर एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम पे डिपेंड करती है। सिस्टम की क्वांटिटी, जिस सिस्टम में जो मतलब क्वांटिटी होगी मैटर की, उस पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बच्चे नाम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आप समझ लीजिए इस बात को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द, फिर से बोलो आप, खुद से भी रिपीट कर लो, मतलब खुद से भी बोलो एक बार। मेनली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट कश्मीरीज, मैं उनसे कहूंगा तला विनु एक्विल, खुद से भी बोलो एक बार, खुद से भी रिपीट करो, पांत विनु एक्विल, दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन, तुम प्रॉपर्टी हम डिपेंड करें कत पैटर्न, अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, सिस्टम में कुछ क्वांटिटी से मैटर, दैट इज कॉल्ड एज, उन प्रॉपर्टीज को हम बच्चे बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आप बड़े अच्छे समझदार बच्चे हो, आप चीजों को रिपीट किया करो, समझ अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है ना। और देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने इसके लिए एक थोड़ा सा निमोनिक रखा है अपने दिमाग में, थोड़ा सा याद रखने के लिए, कभी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक्सटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव क्या क्या होती है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक थोड़ा सा वो क्लू मैं आपको दूंगा, ताकि आप भी फ्यूचर में इसको अच्छे से याद रखोगे। देखो इंटेंसिव में आता है पहले आई एन, इंटेंसिव में आता है पहले आई एन, इस आयन को आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि आयन जो है, आई एन, जो बच्चे अभी क्लास 11th में है तो उनको थोड़ा सा ये कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, एक्सटेंसिव क्या होती है, इंटर, वो सोचते हैं शायद एक्सटेंसिव में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत जगहों पे होता है कि एक्सटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर बीच में। एक्सटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड नहीं करते क्वांटिटी पे, आपके एक्सटेंसिव शायद वो उससे बाहर हटे हुए हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, आई एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन आता है इसमें, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, यह होता है इंडिपेंडेंट। ऐसे दिमाग में इसको रख लीजिए आप, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट है, किससे, क्वांटिटी ऑफ मैटर से, जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट है, आजाद है, उन पे डिपेंड ही नहीं करती है, उन प्रॉपर्टीज को बच्चे हम नाम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मैं कहूंगा यहां पे दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज दैट आर इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट है, ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter present in a system are called intensive properties,
जो प्रॉपर्टीज डिपेंड ही नहीं करती है किस पे, जो प्रॉपर्टीज डिपेंड ही नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उन प्रॉपर्टीज को बच्चे हम नाम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए, उनको हम कहते हैं नाम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आई फॉर इंटेंसिव, इन इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट आजाद है ये डिपेंड ही नहीं करते। लाइक एग्जांपल मैं इसका दूंगा, एग्जांपल टेम्परेचर, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे सॉरी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं करता है टेम्परेचर। इसी तरह से जो है व्हाट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी है, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी एटसेट्रा। अब मैं इनके बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं, कैसे डिपेंड नहीं करते हैं और क्यों करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बीच डिफरेंस क्या है, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से। देखो एग्जाम्पल के दो। देखो बच्चे, मेरे पास एक, मान लीजिए एक सिस्टम पड़ा है, जैसे कि ये कमरा है, एक कमरा है, ये पूरा कमरा है। इसको मान लीजिए इसमें ये एक हमारा सिस्टम है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कितना है, ये वॉल्यूम कितना है इसका, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना है। हम पूरी तरह से जिस चीज को मैंने पहले ही बताया आपको, जिस चीज को हम स्टडी करते हैं, जिस पे हमारा फोकस होता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है, जो हमारे मुशाहिदे के अंदर होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है, तहकीक के अंदर होता है, रिसर्च के अंदर होता है, उसको बच्चे हम नाम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम इज एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो मुशाहिदे के अंदर हो उसको हम बच्चे बोलते हैं नाम सिस्टम। मैंने पहले ही दिन आपको ये बताया है सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। अब ये समझ लीजिए, यहां पर हमारे पास एक सिस्टम है, ये इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये मुशाहिदे के अंदर है हमारे, तहकीक के अंदर है हमारे, रिसर्च के अंदर है हमारे। देखो मान लीजिए इस पूरे डब्बे का, ये जो हमारे पास एक कमरा है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका है V, इसका वॉल्यूम है V पूरे का, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो है बराबर T, मान लीजिए वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो मान लीजिए वो है अराउंड 100 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, क्यूब 100 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। आप इसको समझ लीजिए। अब देखो बच्चे, मैंने क्या कर, मैंने बीच में एक दीवार लगा दी इस कमरे में, बराबर मैंने बीच में एक दीवार लगा दी है इसके बीच में। तो बताओ जो वॉल्यूम है इधर कितना रहेगा और इधर कितना रहेगा, बताओ वॉल्यूम को क्या होगा। हमने बीच में दीवार लगा दी है, वॉल्यूम इधर आधी हो जाएगी और इधर उधर आधा हो जाएगा, आधा इधर आधा उधर। तो वॉल्यूम अगर यहां पे पूरे का V था, अब यहां पर V/2 रह गया इस साइड में, और यहां पर V/2 रहेगा। अब बताओ टेम्परेचर अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब अगर वॉल्यूम अभी पहले वॉल्यूम था 100 मीटर क्यूब, तो यहां पर 50 मीटर क्यूब इस साइड आ जाएगा और 50 मीटर क्यूब इस साइड आ जाएगा। तो बताओ टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर यहां पर कितना रहेगा। फिर जब मैंने इसको बीच में काट दिया तो टेम्परेचर इधर कितना होगा और इधर कितना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर टेम्परेचर भी आधा होगा। अरे पागल हो क्या, टेम्परेचर आधा नहीं होता है, टेम्परेचर बिल्कुल भी आधा नहीं होता है। अगर टेम्परेचर आधा होता, हमने जब इसके बीच दीवार लगा दी तो गर्मियों में हमें एसी लगाने की क्या जरूरत थी। हम बीच में दीवार लगाते, यहां पर अगर 50 डिग्री कमरा था तो यहां पर 50 डिग्री, यहां पूरे कमरे में 50 डिग्री था, बीच में हम दीवार लगाते, इधर 25 रहता उधर 25 रहता। एसी 50,000 रुपये का एसी लगाने की क्या जरूरत थी। बस प्लाईवुड के 2-3 शीट हम लाते, 2-3 हजार में उससे काम चलता हमारा। इसलिए इस बात को समझो, टेम्परेचर यहां भी वैसे ही रहेगा और यहां भी वैसे ही रहेगा। टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइज के जरिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्वांटिटी के जरिए। टेम्परेचर जितना इधर था उतना, जितना पहले था इस साइड उतना इधर भी होगा। मतलब टेम्परेचर इधर भी T रहेगा, इधर भी T रहेगा, इधर भी 50 डिग्री रहेगा, इधर भी 50 डिग्री रहेगा।
टेम्परेचर ने डिपेंड नहीं किया है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, अपॉन द साइज ऑफ मैटर, उस पर डिपेंड नहीं किया है, लेकिन वॉल्यूम ने डिपेंड किया है। वॉल्यूम जब हमने इसको आधा कर दिया सिस्टम को, वॉल्यूम इधर आधा रह गया और इधर आधा रह गया, v/2 इधर रह गया और v/2 उधर रह गया, तो हम वॉल्यूम को कह सकते हैं वॉल्यूम इज एक्चुअली कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। फिर से बोलो, आप बोलो खुद, दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसने डिपेंड किया है अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन टेम्परेचर ने डिपेंड नहीं किया है। सो वी कैन से टेम्परेचर इज एक्चुअली इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो इंडिपेंडेंट है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब देखो, यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात कहने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो, इस बात को नोट कर लीजिए, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज becomes intensive in nature, becomes intensive, या in nature की becomes intensive property, ratio of two extensive properties becomes intensive property। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, देखो हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, फिर से यहां पे छोटी एग्जांपल लिख दूंगा, सिस्टम हमारे पास है सेम, उसका मास है 50, मास है उसका 50 केजी। अगर हम इसको आधा करेंगे, 25 इधर चले जाएंगे 25 केजी और 25 केजी इधर चले जाएंगे, तो मतलब मास ने डिपेंड किया है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम। सीधी सी बात है, तो मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इट इज एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और सेम इज द केस विद वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम v था, v/2 इधर रह गया और v/2 इधर रह गया, जब हमने इसको बीच में काट दिया, तो वॉल्यूम और मास दोनों क्या है एक्चुअल में, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, अगर हमने ऊपर रख दिया मास, नीचे रख दिया हमने वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी बच्चे एक्सटेंसिव है। इन दोनों का रेशियो जब हमने लिया है तो वो बन गया है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन इनका जो रेशियो है डेंसिटी बच्चे, वो होती है इंटेंसिव, वो डिपेंड नहीं करती है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। पानी की डेंसिटी आप लोगे, मतलब ये जो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड पड़ा है, इसकी डेंसिटी यहां पर भी वही होगी, यहां पर भी वही होगी, यहां पर भी वही होगी, या चाहे मैं इसका थोड़ा इतना ही पोर्शन ले लूं, मैं इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, इतना पोर्शन ले लूं, डेंसिटी कैलकुलेट करूं, पूरा ले लूं, डेंसिटी कैलकुलेट, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम में कर दूं, यहां पर भी कर दूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी वैसे की वैसी रहेगी। मान लीजिए अगर डेंसिटी 10 मान लीजिए 10 केजी पर मीटर रहेगी, ऐसे करके 10 केजी पर मीटर क्यूब, यहां पर भी 10 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी, पूरे बोर्ड को ले लूं तब भी 10 केजी पर मीटर क्यूब, उससे डिपेंड नहीं करेगी अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हम कह सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ये वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती उसको बोल देंगे हम नाम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। डेंसिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सो इट इज इंटेंसिव इन नेचर। सेम इज द केस विद मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी जो क्लास 12th के बच्चे होंगे या जिन बच्चों ने क्लास 11th में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनको खैर पता होगा। जहां मैं पढ़ाता था मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से उनको बताया कि मोलैरिटी क्या होती है। देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मास एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जो मास है यहां पे वो है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, और नीचे क्या है वॉल्यूम, वो भी क्या है बच्चे, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। देखो इन दोनों, सॉरी मास एब्सोल्यूट नहीं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, आई एम रियली सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट वो क्या है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मोलैरिटी होगी। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स वो डिपेंड करते हैं अपना क्वांटिटी ऑफ मैटर पे,
हेंस वो क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉरी, तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in present in per liter of solution, number of moles of solute present in per liter of solution। तो यहां पर क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऊपर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों का रेशो मोलैरिटी, ये है बच्चे इंटेंसिव इन नेचर, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप इस बात को समझ लीजिए, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव इन नेचर। इंशाल्लाह आई होप कि आज आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश की आप लोगों को समझाने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अब हम इंशाल्लाह देखते हैं कब बनाएंगे, विद इन 1 or 2 days इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए, अल्लाह कायम व दायम रखे इस पूरे इस जो हमारा ये सफ़र चल रहा है, इसको कायम व दायम रखे। और अल्लाह करे कि हमारे अंदर तंदुरुस्ती पैदा करे, जोश और जज्बा पैदा करे। लेकिन आपके अंदर भी, आप खुद अपने लिए भी दुआ कीजिए कि आपके अंदर भी जोश और जज्बा पैदा होना चाहिए। अगर आप अपने अंदर जोश और जज्बा पैदा करोगे पढ़ने के लिए, खुद कुछ हासिल करने के लिए, तो कोई भी मंजिल दुनिया में अगर हासिल करनी है इंसान को तो वो बिल्कुल आसान है। लेकिन कंडीशन ये है, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो मैं आपसे ये बात कहूंगा लास्ट में, द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू गेन, द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू गेन। फिर से बताऊंगा मैं, द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू गेन। मन जद्द व जद्दा, जिसने ढूंढा उसने पाया। तो मैं कोशिश करूंगा यही कि आप ढूंढने निकलो, इंशाल्लाह आप पाओगे। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और अल्लाह करे कि आप भी सलामत रहे, हम भी सलामत रहे। और लास्ट में ये गुजारिश है कि आप हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और लाइक भी कीजिए। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए जो बेचारे, जिनको ज़रूरत है, जो एक्चुअल में नीडी है, जिनको थर्स्ट है नॉलेज की, उन तक इस पैगाम को पहुंचाइए। हम अपनी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कबूल करे इस कंट्रीब्यूशन को। बाकी अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।